हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार जीके जीएस बाय अमित पांडे में। एक एक करके प्रश्नों की श्रृंखला हम आपके साथ साझा करेंगे और देखेंगे उन प्रश्नों की प्रवृत्ति को जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और उन्हीं संकल्पनाओं को लेकर के ही खासा इस सेशन की शुरुआत भी हो चुकी है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाए ताकि रोज की तरीके से चलने वाले इस अनवरत सेशन को यहीं से कंटिन्यू किया जा सके। इसी बिंदु इसी पर्याय के साथ कि वाग्देवी की कृपा सदैव आपके ऊपर बरकरार रहे। सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। माँ वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें, यही सदैव से हमारा आपके प्रति मानना होता है। और इसी क्रम के साथ ही आज की अपनी इस क्लास की शुरुआत भी करते हैं। देखते हैं एक एक प्रश्नों की प्रवृत्ति को जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और विषय संकल्पना के लिए काफ़ी चर्चित भी होते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं ये 5 बजे का सेशन जो होता है वो पूर्ण रूप से जीके जीएस के ऊपर आधारित होता है। और इसकी जो शुद्ध संकल्पना होती है वो ये होती है कि आपके परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस से संबंधित आपके प्रश्नों को यहाँ से क्या किया जाए, चर्चित किया जाए। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न के साथ चर्चा करते हैं कि किस एक घटना के कारण गांधी जी ने अपना जो असहयोग आंदोलन था उसको समाप्त कर दिया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जब बात की जाए तो ये गांधी जी ने वापस ले लिया था। खासा आप भी जानते काकोरी कांड, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग कांड या फिर मुजफ्फरनगर कांड। अगर इसकी बात की जाए तो यह प्रमुख रूप से अगर यहां पे देखा जाए तो गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। मुख्यतः आप भी जानते हैं ये जो काकोरी ट्रेन कांड है, अगर इसकी बात की जाए तो ये ट्रेन कार्यवाही के रूप में जानी जाती है। और ट्रेन कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य आपने सुना भी होगा। खासा अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध 1925 में आपको दिख मिलता है, खास 9 अगस्त को, जिसका मुख्य मंतव्य था कि सरकारी खजाने को लूटना। कैसे? सरकारी खजाने को लूटना। और ये घटना कहाँ से समय थी तो यह आपके राजधानी लखनऊ के पास एक लोकेशन है मलिहाबाद, वहां से समय थी। खासा अगर देखा जाए तो जलियांवाला बाग कांड आपने सुना ही होगा, ये 1919 की घटना है। अप्रैल 1919 की जब बात की जाए, जब बैसाखी का समय हुआ करता था, तो उसी समय पे इस घटना को अंजाम दिया गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो चौरी चौरा कांड आपने सदैव सुना होगा। घटना के पर्याय की जब बात की जाए तो 4 फरवरी सन 1922 को यह घटना जन्म लेती है। और इसी परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा, हालांकि इसकी जब बात की जाए तो इसका काम आगे संदर्भ में आपने सुना भी होगा कि ये लोकेशन पड़ता है गोरखपुर में। गोरखपुर के परिप्रेक्ष्य में इसका नाम देखने को मिल जाता है। तो गोरखपुर की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है किसके परिप्रेक्ष्य में, 4 फरवरी 1922 को। तो जब गोरखपुर के अंतर्गत एक घटना घटती है चौरी चौरा नाम का, तो चौरी चौरा परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा कि यहाँ के लोगों ने क्या किया था, खास करके अंग्रेजों का विरोध किया था। और अंग्रेजों का विरोध किया था तो उसके अंतर्गत क्या था, अंग्रेजों के परिप्रेक्ष्य में जो कुछ सिपाही थे, जो सेना के कुछ लोग थे, उन्होंने यहाँ के लोकल लोगों पे गोली चला दी। तो जब गोली चलती है तो उस दशा में एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है, भगवान यादव। तो उस परिप्रेक्ष्य में जितने भी भीड़ थी, गुस्साई हुई भीड़, ये बाकी पुलिस कर्मियों पे टूट पड़ती है और जाकर के पूरे थाने को आग लगा देती है। और इस घटना से गांधी जी काफी आहत होते हैं। तो इन्होंने जो इनका असहयोग आंदोलन चल रहा था, खास करके जिसको इन्होंने 1920 में चालू किया था, आनन फानन में इसको क्या किया, समाप्त कर दिया। तो आप जानते भी हैं ये घटना कब की होती है, तो ये होती है 12 फरवरी सन 1922 की। तो 12 फरवरी सन 1922 को यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गांधी जी की जब बात की जाए तो गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। हालांकि इस बात से बहुत सारे क्रांतिकारी गुस्सा भी हुए। ये कौन सा तर्क होता है, क्यों आप वापस ले लेते हैं? तो इसी परिप्रेक्ष्य में आपने सुना भी होगा, सबसे महत्वपूर्ण पार्टी भी गठित की गई थी जिसका नाम आप जानते हैं, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की जब बात की जाए तो इसका गठन भी इसके अगले चरण में किया गया था सन 1923 में, खासा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और एक नाम और आपको दिख मिलता है जिसको हम कहते हैं चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास की जब बात की जाए तो इनके द्वारा यह आपका डेवलप किया जाता है। तो स्वराज पार्टी और चित्तरंजन परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, क्योंकि गांधी जी के असहयोग आंदोलन के वापस होने के बाद इसको क्या किया जाता है, गठित किया जाता है। चौरी चौरा आज बेसिकली ध्यान रखिएगा, यह गोरखपुर रीजन के अंतर्गत गोरखपुर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है।
बात की जाती है सर्वोदय। ये जो एक शब्द है इसका प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया? सर्वोदय नाम के शब्द की जब बात की जाए तो यह पहली बार किसके द्वारा प्रयोग किया गया? अगर इसकी बात की जाए तो यह शब्द किसके द्वारा प्रयोग किया गया? खासा नेहा सिंह और कुशिंदर किशोर, वर्तिका रावत, कई सारे लोग आपके इस सेशन में जुड़े हैं। तो एक काम जरूर करिएगा कि इस सेशन को अपने दोस्तों मित्रों के पास भी साझा करते हुए उन्हें भी यहाँ पर उपस्थित होने का एक विशेष आमंत्रण दीजिएगा। यहाँ पर हम बात करें कि सर्वोदय नाम का जो एक शब्द है, जो ये लहजा है, ये किसके द्वारा पहली बार प्रयोग हुआ? देखिए, आज सर्वोदय शब्द की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं सर्वोदय का संदर्भ ही होता है सबका उदय। अगर हम इसको थोड़ा सा देख पाए तो इसका संदर्भ होता है सबका उदय, क्योंकि आप भी जानते हैं समाज में एक तबका है जिसको हम अगड़ा वर्ग के रूप में जानते हैं। अगड़ा वर्ग प्रोन्नत करता है, लेकिन खास करके समाज का ही एक ऐसा वर्ग है जिसको हम सदैव पिछड़ा वर्ग के रूप में समझते हैं। और वो अभी क्या है, आप कह सकते हो कि सामाजिक उसकी जो कह सकते हो उन्नति है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो इसी कारण से ये शब्द जो आपका इस्तेमाल किया जाता है, खास करके समाज के ऐसे ही अंतिम व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि समाज में जो अंतिम पायदान पे स्थित आपका व्यक्ति है, अंतिम व्यक्ति है, उसको हमें क्या करना है, आगे बढ़ाना है, उसके उदय की बात करनी है। और इस परिपेक्ष की जब बात की जाए तो इसका सबसे पहले परिपेक्ष जो आपका प्रयोग किया गया था वह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी, एक्चुअली महात्मा गांधी ने आपने सुना होगा रस्किन के बारे में, ठीक है? तो रस्किन नाम का जो एक व्यक्ति था उसकी पुस्तकों को पढ़ते थे। क्या करते थे? महात्मा गांधी रस्किन की पुस्तकों को पढ़ते थे। और उसी परिप्रेक्ष्य में एक पुस्तक आती है जिसका नाम है अनटू द लास्ट। क्या नाम है? अनटू द लास्ट। तो यह पुस्तक इनके लिए काफी प्रभावी होती है और इसी पुस्तक से ही प्रेरणा लेकर के इन्होंने क्या किया, इस शब्द की रचना की, अर्थात इस मंतव्य को साधने की कोशिश की जिसका पूरा पर्याय होता है हमारे यहाँ पे कि अंतिम व्यक्ति को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो सर्वोदय की जब बात की जाए तो सर्वोदय जो संकल्पना है वह किसके द्वारा मुख्य रूप से लाई जाती है? महात्मा गांधी के द्वारा लाई जाती है। तो महात्मा गांधी के द्वारा सबके उदय की संकल्पना को लेकर के यह आपको दिख मिलता है। अन टू द लास्ट ये क्या होती है? यह इसकी एक पुस्तक होती है, यह इसकी एक रचना होती है जिससे प्रेरित होकर के महात्मा गांधी ने क्या किया, इस विषय को चालू किया। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम होता है किसके रूप में? पूना समझौता। आज पूना समझौते की जब बात की जाए तो उसका मुख्य उद्देश्य देखने मिलता है। पूना समझौता की जब बात की जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य हमें देखने को मिलता है। पूना समझौते की जब बात की जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य हमें देखने को मिलता है। और एक काम जरूर करिएगा कि अगर आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं तो इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। करंट अफेयर के लिए भाई साहब परेशान हैं, देखो इतनी देर से चैनल पे आप सब्सक्राइब नहीं किए। इसका मतलब अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए होते ना तो कुछ नहीं करना होता, केवल चैनल पे जाना होता। यहाँ पे आपको बड़े इत्मीनान से दिख जाता कि ये क्या सेशन है। ये सेशन है पूरी तरीके से करंट अफेयर का, ठीक है? इसका नाम ही लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर महामैराथन रात 9 बजे से। कब होगी? कल होगी। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कल अर्थात जो संडे का दिवस होता है उस संडे के दिवस में ये दिवस आपका रिजर्व ही होता है कि आपको करंट अफेयर कराया जाएगा। अब जैसे आज कहेंगे तो आज का क्या सेशन होगा? आज का सेशन होगा थ्योरी के ऊपर आधारित, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपके लिए हम बार बार करें यूट्यूब के माध्यम से हम थ्योरी वाला पार्ट आपको रेगुलर कवर कराने की कोशिश करते हैं। तो शनिवार का दिवस जो है वो थ्योरी के लिए है। इन्फॉर्मेशन की जब बात की जाए तो उसके लिए ये सेशन होते हैं जिसमें शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन होती हैं। वीडियो के माध्यम से आपको थ्योरी वाला सेशन अलग अलग लहजे में छोटे छोटे टॉपिक को कवर कराया जा रहा है। तो आप परेशान मत होइए, केवल एक बार चैनल पे जाके विजिट तो करिए। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी इस सेशन को लाइक भी करिएगा। यहाँ पर हम बात करें किसके लिए? हमारे यहाँ पर जब हम बात करते हैं पूना पैक्ट को लेके। अब पूना पैक्ट आप भी जानते हैं इसका जो संबंध था वो किसके लिए संबंधित था? तो हमारे यहाँ पर शुद्ध रूप से आप कह सकते हो कि जो दलित वर्ग था उसके प्रतिनिधित्व को लेकर के आपको देख मिलता है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो आप भी जानते हैं ये जो समझौता हुआ था, अगर इसकी बात की जाए
तो ये किन के बीच हुआ था? तो ये शुद्ध रूप से आप भी जानते हैं गांधी जी के। और गांधी जी की जब बात की जाए और गांधी जी के अलावा हमारे यहाँ पर जो एक नाम आता है किसका? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जब बात की जाए तो इन दोनों के बीच क्या हुआ था? यह समझौता हुआ था। अंबेडकर एक्चुअली थोड़ा सा संदर्भ आता है। गांधी जी जो थे, गांधी जी सर्वोदय की संकल्पना रखते थे। उनका मानना था कि सभी लोगों का विकास सबके साथ होकर के होना चाहिए। जबकि अंबेडकर साहब का कहना था कि देखो भाई, हमारा जो एक प्रतिनिधित्व है, लोग हमें अलग मानते हैं तो हमें अलग ही प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो इन्हीं पे इनका एक थोड़ा सा कह सकते हो मंतव्य अटक गया। क्योंकि आप भी जानते हैं 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया तो उसने सांप्रदायिकता के आधार पर क्या कहा? कहा कि अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग प्रकार से क्या होगा? निर्वाचन किया जाएगा। तभी तो आपने सुना भी होगा, कई बार हम लोग कहते हैं कि अंग्रेज हमारे यहाँ पर क्या किए? कुछ किए चाहे ना किए, लेकिन साम दाम दंड भेद अलग अलग प्रकार की नीतियों को लगा करके हमारे यहाँ पर क्या करते हैं? खास करके बंटवारे की बात करते हैं। और सांप्रदायिकता के आधार पे इन्होंने निर्वाचन का जो एक प्रारूप रखा वह आपके 1919 में रखा। खास करके अगर देखा जाए, जिसमें आपने सुना होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में। तो यह संकल्पना आपको यहां से देखने को मिल जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है ये पहली बार हुआ था, इससे पहले भी हुआ था 1909 में। 1909 की जब बात की जाए तो उस टाइम पे आपने मार्ले मिंटो सुधार सुना होगा। और इस टाइम की जब बात की जाए तो इस टाइम पे आपने कई बार सुना होगा किसके बारे में? मार्ले मिंटो सुधार की जब बात की जाए तो यहां पे भी इन्होंने क्या किया था? निर्वाचन दिया था, लेकिन कुछ खास वर्गों को, जैसे सिखों को, रजवाड़ों को, इस तरीके से इन्होंने क्या किया था? यहां निर्वाचन दिया था। लेकिन वहां पे एक अलग मसला था। यहां पे तो इन्होंने क्या किया? देखो, पहले तो जाति के आधार पे इन्होंने किया, लेकिन अब इन्होंने क्या किया? हिंदुओं में भी अलग अलग कैटेगरी को बंटवारा करना चालू कर दिया। मतलब बिल्कुल जमीनी स्तर पे कह सकते हो इसको काम करना चालू कर दिया कि किस तरीके से इनको तितर बितर किया जाए। तो आधारित करते हुए अगर देखा जाए तो यहां पर क्या होता है? 1919 में मार्लिमेंटो सुधार, और फिर क्या हो जाता है? सांप्रदायिकता निर्वाचन की जब बात की जाए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919, तो उसके अनुसार ये घोषणा की गई। हालांकि इसका ज्यादा प्रभाव आपको देख मिलता है किसके परिप्रेक्ष्य में? जब हमारे यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन वगैरह का संदर्भ होता है, तो उसी परिप्रेक्ष्य आपने देखा होगा पूना पैक्ट की जब बात की जाती है, जो आपके 1931-32 में होती है। खास करके अगर देखा जाए तो इस परिप्रेक्ष्य में क्या होता है? यहाँ पे महात्मा गांधी के द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ मिलकर के एक समझौता किया गया, और ये बात यहाँ पे स्वीकार किया गया कि दलितों को भी क्या करना है? प्रतिनिधित्व देना है। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये पूना पैक्ट आपको दिख मिलता है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक युद्ध बताइए जिस समय भारत की रक्षा कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। इसकी जब बात की जाए तो इसका नाम आता है करमाइल के रूप में, रेजिनाल्ड कैराड के रूप में, हॉर्डिंग के रूप में, या फिर आपके विलियम बैटिंग के रूप में। अगर इनकी बात की जाए तो इनका नाम पंजाब के अंतर्गत जो विरुद्ध कह सकते हो गदर हुआ था। क्लियर? अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध प्रमुख रूप से, आज अगर इसकी बात की जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा? क्या कह रहा है? पंजाब के परिप्रेक्ष्य में जो पंगाल का गदर हुआ था उसके विरुद्ध क्या किया गया था? यह इस्तेमाल किया गया था। तो सीधे शब्दों में एक भारत के लिए रक्षा प्रावधान जिसे 1955 में लाया गया पंजाब के गदर के विरुद्ध, और पंजाब में गदर के विरुद्ध उसका इस्तेमाल किया गया था। लेकिन खास करके एक हमारे यहाँ पे जनरल था जिसने कहा कि इस व्यवस्था को हमें और भी आगे क्या करना है? लागू करना है, आगे इसे क्या करना है? विस्तारित करना है, चाहे वो शांति का समय हो, चाहे आपका कोई गदर का समय हो। देखो, गदर के समय मतलब युद्ध के समय कोई व्यवस्था लागू की जा रही है तो आपातकालीन व्यवस्था है, लेकिन शांति के समय अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो तो एक तरीके से नकारात्मक हो जाएगा ना। और इस परिपेक्ष की जब बात की जाए तो यह नाम किसके माध्यम से दिख मिलता है? अगर इसकी बात की जाए तो आपने कई बार सुना होगा हडिंगवा के बारे में। तो हडिंगवा की जब बात की जाए तो इसके शासनकाल में 1955 में जो खास करके भारत के परिपेक्ष कह सकते हो कि भारत का रक्षा कानून था जो यहाँ पे आपका लागू किया गया था, अगर इसकी बात की जाए तो इसको ये क्या चाह रहा था? इसको यह विस्तारित करना चाह रहा था। और इस परिपेक्ष की जब बात की जाए तो इसका नाम देख मिलता है हडिंगवा की जब बात की जाए तो इसका नाम क्यों आता है? क्योंकि आप भी जानते हैं 1910 से लेकर के 1916 तक ये क्या था? भारत का उस टाइम पे वायस राय हुआ करता था। ठीक है, तो यह इसका जो कार्यकाल था 1910 से लेकर के 1916 तक ये भारत का वायस राय था, और इसी के शासनकाल में ये व्यवस्था आई थी। तो इसने कहा कि इसे हमें क्या करना है? इसको हमें लागू करना है।
हालांकि ध्यान रखिएगा, हडिंगवा के ही शासनकाल में एक नाम आपने काफी महत्वपूर्ण सुना होगा, जो इंग्लैंड के महाराजा थे। खासा अगर देखा जाए तो आपने कई बार सुना होगा राजा जॉर्ज पंचम। राजा जॉर्ज पंचम की जब बात की जाए तो यह इसके ही शासनकाल में क्या हुए थे, भारत में आए भी थे। तो आगमन की जब बात की जाए तो ये कब आए थे, तो यह आए थे 1911 में। खासा आपने सुना भी होगा 11 दिसंबर। तो 11 दिसंबर 1911 की जब बात की जाए तो जॉर्ज पंचम भारत में आए थे। और इस परिप्रेक्ष्य आप भी जानते हैं, इसी के शासनकाल में दिल्ली के अंतर्गत दिव्य दरबार का भी आयोजन किया गया था। ठीक है, कहां पर, दिल्ली की जब बात की जाए तो दिल्ली में एक दिव्य अर्थात बड़े स्तर का दरबार भी आयोजन किया गया था। क्लियर, दिल्ली के अंतर्गत दिव्य दरबार का आयोजन भी किया गया था। और इसी परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा कि जो बंगाल का विभाजन किया गया था, तो उस बंगाल विभाजन को भी रद्द किया गया था। कौन सा, बंगाल का विभाजन, क्योंकि आप भी जानते हैं बंगाल विभाजन की जब बात की जाए तो बंगाल विभाजन यहाँ पे क्या हो जाता है, इसको भी यहाँ पे रद्द किया गया था। तो बंगाल को पहले जो आपका अलग किया गया था, उस विभाजन को भी यहाँ पे रद्द किया जाता है। तो हर्डिंग का शासनकाल ध्यान रखिएगा। हालांकि हर्डिंग की जब बात की जाए तो इसके बारे में हम कई बार बताते हैं, 1916, क्योंकि इस टाइम पे क्या हुआ था आप भी जानते हैं, मदन मोहन मालवीय के द्वारा एक संस्थान होता है जिसकी बात आती है बीएचयू। तो बीएचयू की जब बात की जाए तो बीएचयू की स्थापना की गई है। और बीएचयू की जब बात की जाए तो इस परिप्रेक्ष्य आप भी जानते हैं, इसने क्या किया है, इसका शिलान्यास किया है। ठीक है, इसने शिलान्यास किया है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, परीक्षा में ये पूछा गया है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि अमृतसर के अंतर्गत जो जलियांवाला बाग था, अगर उसकी बात की जाए तो उसके भीड़ का दमन हुआ। अगर देखा जाए तो इसका संबंध है 1 जून 1918, 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1920 या फिर 6 जुलाई 1921। अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध हमें प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। जलियांवाला बाग, कई बार आपने सुना होगा, इसका सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ जो है जलियांवाला बाग की जब बात की जाए तो एक अंग्रेजी सेनापति जिसका नाम था जनरल डायर। तो डायर अगर देखा जाए तो डायर इसका नाम नहीं है, बल्कि इसका नाम है डायन। खासा अगर देखा जाए तो इसने क्या किया, इसने हमारे यहाँ पे आप भी जानते हैं 2 व्यक्तियों का नाम, खासा अगर देखा जाए तो एक नाम होता है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल और साथ ही साथ सैफुद्दीन किचलू। अगर इनकी बात की जाए तो इनको अंग्रेजों ने क्या किया था, गिरफ्तार कर लिया था। ये अगर देखा जाए तो ये हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, खास करके गर्म दल के कुछ क्रांतिकारी होते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इनको गिरफ्तार कर लिया था। और इसी गिरफ्तारी के विरोध में क्या था, हमारे यहाँ पर आप कह सकते हो कि खास करके अगर देखा जाए तो इसे गिरफ्तारी के ही परिप्रेक्ष्य में लोगों का विरोध लेकर के यहाँ पर एक बैसाखी का त्योहार होता है। और बैसाखी त्योहार के अवसर पर लोग क्या जमा होते हैं, खास करके आप कह सकते हो कि आपका जो पश्चिम बंगाल के परिप्रेक्ष्य पंजाब के अंतर्गत जो अमृतसर नाम का लोकेशन है, इस अमृतसर की जब बात की जाए तो वहां पर एक जगह पड़ता है जिसका नाम ही है जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग में ये लोग एकत्रित हुए थे, अपनी पूरी संकल्पना को व्यवस्थित कर रहे थे। तो जब जनरल डायर को क्या होता है इस बारे में पता चलता है, तो उसने चारों तरफ से उस पार को क्या किया, घेर लिया। और घेर करके क्या करता है, आनन फानन में अंधाधुंध गोली चला देता है। देखो, गोली चलाना हमें बुरा उतना ना लगता, क्योंकि अगर आप किसी विशेष व्यक्ति को खड़ा करके मारते तो वो क्रांतिकारी था। लेकिन इसको हम थोड़ा सा इस कारण से घृणित मानते हैं, क्योंकि क्रांतिकारियों के साथ इन्होंने क्या किया, जितनी वहां पे महिलाएं थी, जितने आपके बुजुर्ग थे, इवन आप कह सकते हो कि जो महिलाओं के परिप्रेक्ष्य कह सकते हो कि विभिन्न वर्ग से संबंधित जो अलग अलग नाम आपका शामिल होता है, जैसे मान लेते कोई गर्भवती महिला थी, उसको भी, इवन छोटे छोटे बच्चे जो थे उनको भी, ऐसे ना जाने कितने संदर्भों की जब बात की जाए तो उनको परेशान करने के परिप्रेक्ष्य यहाँ पे क्या होता है, उनको गोली वगैरह मारा जाता है। और इस परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो कि यहाँ पर यह घटना काफी घृणित मानी जाती है। तो खासा अगर देखा जाए तो इसका संबंध हमें जो देख मिलता है, अगर इसकी बात की जाए तो इसका क्रम हमारे परिप्रेक्ष्य में किस रूप में देख मिलता है, तो आपने कई बार सुना होगा, यह घटना होती है 13 अप्रैल 1919 की। 13 अप्रैल 1919 की जब बात की जाए तो अमृतसर का जो जलियांवाला बाग कांड होता है, इसका नाम प्रमुख रूप से आपको देख मिलता है, जहां पे आपने सुना भी होगा कि ये लोग क्या कर रहे थे, यह लोग इस परिप्रेक्ष्य में एक सभा कर रहे थे और उसी सभा को, निहत्थी सभा को चारों तरफ से घेर करके गोलियों से भून दिया गया था। तो इस जलियांवाले बाग को ध्यान रखिएगा,
अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को ये आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि बताइएगा खास करके कि लंदन में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, अगर उसकी बात की जाए तो लंदन के अंतर्गत जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, खासा अगर इसकी बात की जाए तो इसकी असफलता इसकी छत्र छाया में आपको देख मिलता है। लंदन के अंदर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की जब बात की जाए तो यह प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलता है। आज अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध मुख्य रूप से हो जाता है लंदन के अंतर्गत द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। खासा अगर देखा जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। आज अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध बेसिकली हमें देखने को मिलता है किस परिप्रेक्ष्य में, लंदन गोलमेज सम्मेलन। आज लंदन गोलमेज सम्मेलन की जब बात की जाए तो इसका प्रमुख नाम हमें देखने को मिलता है लंदन गोलमेज सम्मेलन। लंदन गोलमेज सम्मेलन की जब बात की जाए तो इसका संबंध बेसिकली आपको देखने को मिलता है। आज लंदन गोलमेज सम्मेलन की जब बात की जाए तो ये काफी मशहूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये हो जाता है, सफल नहीं होता है, असफल हो जाता है जब हम दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करें। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की जब बात की जाए तो ये असफल होता है और उसकी जब बात की जाए तो उसका संबंध हमें देखने को मिलता है लंदन गोलमेज सम्मेलन। खासा आप भी जानते हैं कि लंदन के अंतर्गत क्या हुआ था, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कितने हुए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। और इसका पूरा जो संदर्भ था वो था कि हमारी जो भारतीय जनता है उसको क्या करना, यहाँ पे कनेक्ट करना। इस परिपेज की जब बात की जाए तो आपका पहला, पहले के अलावा दूसरा, दूसरे के अलावा तीसरा, ये 3 गोलमेज सम्मेलन आपको प्रमुख रूप से दिख मिलते हैं। जहां पे आपने नाम सुना होगा 1929, 1930, 1931 और 1932। ये 3 सम्मेलन आपको किससे देख मिलते हैं? गोलमेज सम्मेलन से आपको देख मिलते हैं। तो खासा अगर देखा जाए तो 3 गोलमेज सम्मेलन आपको प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अगर देखा जाए तो यहां पर एक बिंदु ध्यान रखिएगा कि ये जो दूसरा सम्मेलन है, दूसरे में महात्मा गांधी पार्टिसिपेट करते हैं। कौन? महात्मा गांधी इसमें गए थे। और यहां पे अगर देखा जाए तो तीनों में कौन थे? तो तीनों में ध्यान रखिएगा, तीनों में पार्टिसिपेट करने वाले बाबा साहब अंबेडकर के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो बाबा साहब की जब बात की जाए तो बाबा साहब अंबेडकर की जब बात की जाए तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, यह इन तीनों में पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, तो तीनों की जब बात की जाए तो तीनों का नाम जो देख मिलता है वह आपके बाबा साहब अंबेडकर का देखने को मिलता है। बाबा साहब अंबेडकर की जब बात की जाए तो ये तीनों में पार्टिसिपेट किए थे। और खास करके अगर देखा जाए तो 30 में 1, 31 में 1 और 32 में 1, ये 3 सम्मेलन आपके हुए थे। कुल मिलाजुला के अगर देखा जाए तो दूसरे में महात्मा गांधी गए थे। अब महात्मा गांधी यहां पर जब गए, खासा अगर देखा जाए तो गए तो, लेकिन ये जो आंदोलन था अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या हो जाता है, ये पूरी तरीके से कह सकते हो सम्मेलन विफल हो जाता है। अब विफल होने की घटना की जब बात की जाए तो ये आखिर विफल क्यों होता है? तो कुल मिलाजुला के ध्यान रखिएगा, यहां पे आप भी जानते हैं खास करके जब हम लंदन की बात करते हैं तो लंदन के अंतर्गत इरविन के साथ क्या होता है? गांधी जी का समझौता होता है। और गांधी इरविन समझौते की जब बात की जाए तो उसी की ही जो थोड़ी बहुत छत्र छाया होती है वह कहीं न कहीं इसके अंगत आपको देखने को मिल जाती है। तो गांधी इरविन समझौते की जब बात की जाए, जो खासा आपने सुना भी होगा, ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब? 5 मार्च 1931 की जब बात की जाए तो उस टाइम पे ये आपका आयोजित हुआ था। और इसी परिप्रेक्ष्य में आप कह सकते हो कि खास करके इरविन ने महात्मा गांधी को कई सारे आश्वासन दिए, बहुत सारे आश्वासन दिए कि ये होगा, ऐसे होगा। इवन महात्मा गांधी ने भी कई सारे नामों को यहाँ पे चर्चित किया। और इस बिंदु की जब बात की जाए तो इसी परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, यहाँ पर इस समझौते को कुछ शर्तों को माना गया, जबकि कुछ शर्तों को ना मानते हुए तो यहाँ पे गांधी जी ने क्या किया, अपने आप को वापस कर लिया। तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाता है, यहाँ पे समाप्त हो जाता है। गांधी समझौते के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से आपको देख मिलता है। हालांकि इस समझौते के परिप्रेक्ष्य आप भी जानते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा विवाद जो था वो था अल्पसंख्यक वर्ग के लिए।
आज अल्पसंख्यक की जब बात की जाए तो अल्पसंख्यक हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ यहाँ पे बातें रखी गई और उसी का सबसे ज्यादा क्या होता है, इस पे आपको प्रभाव देख मिलता है। बात की जा रही है वित्त बिल। आज वित्त बिल की जब बात की जाए तो ये किसकी पूर्व स्वीकृति हमें आवश्यक देखने को मिलती है। वित्त बिल की जब बात की जाए तो मुख्य रूप से वित्त बिल आज हमें जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, अगर उसकी बात की जाए तो वह मुख्य रूप से हमें देखने को मिलता है वित्त बिल। खासा अगर देखा जाए तो वित्त बिल का जो एक विशेष संदर्भ है, अगर उसको हम नाम दें तो उसका क्रम हमें देखने को मिलता है। आज वित्त बिल की जब बात की जाए तो वित्त बिल सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। किस एक परिपेक्ष को यहाँ पे प्रभावित करता है या फिर किस एक संदर्भ में इसको लाया जाता है, और जब लाया जाता है तो उस दशा में इसके लिए जो एक मुख्य जरूरत होती है वह किसकी होती है। वित्त बिल की जब बात की जाए तो वित्त बिल किसकी पूर्व अनुमति से क्या किया जाता है, लाया जाता है। खासा अगर देखा जाए, पहली बात तो यह ध्यान रखिएगा वित्त बिल का निर्धारण कौन करता है, तो निर्धारण जो करता है वह आपने सुना होगा कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा के अध्यक्ष की जब बात की जाए तो वह बताता है कि ये क्या है, यह वित्त बिल है या किस प्रकार का बिल है। हालांकि इसी बिल की जब बात की जाए तो इस बिल में एक नाम और ध्यान रखिएगा कि ये जो वित्त बिल होता है सामान्यतः अगर देखा जाए तो ये आपके लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा ही इस पे क्या कर सकती है, संशोधन वगैरह कर सकती है। राज्यसभा के पास अगर देखा जाए तो राज्यसभा के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता है। हाँ, ये जरूर होता है, ये 14 दिन के भीतर क्या कर सकती है, इसके ऊपर कुछ सुझाव वगैरह दे सकती है, लेकिन लोकसभा पूर्ण होता है कि वह इनके सुझावों को माने या फिर ना माने। अब यहां पर देखा जाए तो इसकी स्वीकृति की जब बात आती है तो ये किसके माध्यम से, क्योंकि आप भी जानते हैं संसद का जो प्रमुख अंग माना जाता है वह कौन माना जाता है, तो संसद का प्रमुख अंग राष्ट्रपति माना जाता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बगैर कोई भी वित्त बिल आपके सदन में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। खासा आज वित्त बिल की जब बात की जाए तो इसकी चर्चा कहां पे है, तो आपने सदैव सुना होगा अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110। तो आज अनुच्छेद 110 की जब बात की जाए तो उसमें क्या किया गया, यहां पे वित्त बिल या फिर वित्त विधेयक के बारे में क्या होती है, चर्चा की जाती है। वित्त बिल या फिर वित्त विधेयक के बारे में चर्चा करी जाती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो नाम ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन लगातार हमारे यहां पर 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। सामान्यतः आपने देखा होगा अधिकतर व्यक्तियों की जब बात की जाए तो सामान्य दशा में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक बार राष्ट्रपति बने, एक बार राष्ट्रपति बने, एक बार राष्ट्रपति बने, एक बार राष्ट्रपति बने, अधिकतर लोगों की जब बात की जाए। लेकिन कुछ एक ऐसे नाम हैं जो ऐसे रिकॉर्ड को कायम करते हैं। अब उसी रिकॉर्ड की जब बात की जाए तो एक व्यक्ति हैं जिनका संबंध आता है कि ये सबसे अधिक बार क्या हो जाते हैं, आपके भारत के परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो कि ये क्या हो जाते हैं, ये हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा बार आप क्या कह सकते हैं, कह सकते हो कि ये हमारे यहाँ पर एक राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं। राष्ट्रपति की जब बात की जाए तो ये क्या हो जाते हैं, 2 बार आपके राष्ट्रपति चुने जाते हैं। अब इनके नाम की जब बात की जाए तो इनका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। हमारे यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति जिनका संबंध प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। खासा इन व्यक्ति की जब बात की जाए तो इनका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। खास अगर इनकी बात की जाए तो इनका संबंध क्या होता है, नाम की जब बात की जाए तो नाम को आधारित करते हुए इनका नाम प्रमुख रूप से, आज हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। कौन से एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका नाम संबंधित होता है। चलिए, लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले
एक व्यक्ति का नाम जिनका संदर्भ हमें देखने को मिलता है। आज इनके नाम की बात की जाए तो इनका नाम संबंधित हमें देख मिलता है। तो मुख्यतः आपने कई बार सुना होगा हमारे यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जब बात की जाए तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, जो संयोग से आप कह सकते हो कि देश के पहले राष्ट्रपति थे। पहली बात तो ये देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं, और देश के पहले राष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो इनका दो कार्यकाल आपको देख मिलता है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो पहला कार्यकाल तो ये 1947 से आपके अडॉप्ट करते हैं, और 1947 से लेकर के खासा अगर देखा जाए तो यह इस क्रम में क्या होते हैं, बने रहते हैं। लेकिन उस टाइम पे हमारा चूंकि देश गणतंत्र नहीं था तो उस टाइम पे हम इनको मान्यता देते हैं। लेकिन फिर से जब हमारा देश गणतंत्र होता है 1950, तो 1950 से लेकर के 52 तक ये क्या होते हैं, इस पद पर आपके विद्यमान होते हैं। फिर 52 के बाद क्या हो जाता है, सॉरी 50 से लेकर के 52, 52 के बाद इनका कार्यकाल क्या होता है, फिर आपका 1952 से लेकर के यह 57 तक इस पद पर बने रहते हैं। और 57 के बाद आप कह सकते हो कि 57 के बाद क्या होता है, फिर से ये 1957 से लेकर के आपके 1962 तक इस पद पर बने रहते हैं। क्योंकि सामान्य दशा में आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति जो एक व्यक्ति होता है उसका एक कार्यकाल सुनिश्चित होता है, कितने साल के लिए, 5 वर्ष के लिए। तो ये 5-5 वर्ष के 3 टर्म पूरे करते हैं। आप देख सकते हैं कि 1947 से 50 तक और 52, तो 47-5-52, चूंकि गणतंत्र जो हुआ उसके बाद 2 साल का संदर्भ था। फिर आप कह सकते हो कि 1952 से लेकर के 57 तक, फिर आपके 57 से लेकर के 62 तक। तो इस क्रम में क्या होता है, इनका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। तो इनका क्रम ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर खास करके जब हम बात करते हैं आपके राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद ऐसे नहीं है कि केवल 2 कार्यकाल, इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये 3 कार्यकाल के लिए चुने गए थे और देश के पहले राष्ट्रपति भी होते हैं। खास करके बिहार से इनका संबंध आपको देखने को मिल जाता है। कहां से, बिहार की जब बात की जाए तो आधुनिकतम बिहार से इनका संबंध है। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एक संदर्भ में राष्ट्रपति थे, लेकिन एक संदर्भ में जब हमारी संविधान बन रही थी तो उस संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, तो संविधान सभा के यह अध्यक्ष भी देखने को मिलते हैं। तो खासा ध्यान रखिएगा, जब हमारा देश का कार्य होता था, मतलब आप कह सकते हो कि राष्ट्र के संदर्भ में कोई फैसला होता, तो उस दशा में ये राष्ट्रपति थे। लेकिन जब संविधान की बैठक वगैरह की जाती थी तो उस टाइम पे ये क्या थे, उस सम्मिलित संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत होते थे। मतलब दोनों काम को ये करते थे। तो मिला जुला के राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में। और यहीं पर अगर देखा जाए तो देश के पहले प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं, तो उनका भी नाम ध्यान रखिएगा, खासा आपने सुना होगा, नाम आता है हमारे यहाँ पर खासा जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू की जब बात की जाए तो ये देश के पहले प्रधानमंत्री है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि संविधान का जो ये 73वें नंबर का संविधान संशोधन है वह बेसिकली किससे संबंधित हमें देख मिलता है। आज संविधान संशोधन की जब बात की जाए तो संविधान संशोधन के अंतर्गत यह नाम प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलता है। किस एक परिप्रेक्ष्य में, खास करके जो हमारे यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन है। आज 73वें संविधान संशोधन की जब बात की जाए तो उसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। क्लियर, हमारे यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन के बारे में आपने कई बार सुना होगा। ये एक्चुअली हमारे यहाँ पर सीधे से शामिल होता है। एक्चुअली संविधान के अंतर्गत आपने अनुच्छेद 40 का नाम सुना है। ये किससे संबंधित है, जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अब पंचायती राज व्यवस्था की जब बात की जाए तो पंचायती राज व्यवस्था को आधारित करते हुए खासा ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन लाया गया। क्यों, क्योंकि एक व्यवस्था आपने सुनी होगी, ये भाग था डीपीएसपी का। तो डीपीएसपी हर एक जगह पे अच्छी तरीके से लागू नहीं था। तो इस दशा में क्या हुआ, हमारे यहाँ पर 73वें नंबर का संविधान संशोधन किया गया और जिसके अनुसार 11वीं अनुसूची को ऐड किया गया। क्या होता है, 11वीं अनुसूची की जब बात की जाए तो 11वीं अनुसूची आपकी ऐड होती है। अब इस अनुसूची की जब बात की जाए तो इस अनुसूची के अनुसार क्या होता है, तो खासा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो एक मुख्य कार्य होता है वह आपको देख मिलता है किस परिप्रेक्ष्य में, आपके पंचायतों के परिप्रेक्ष्य में। तो पंचायतों के परिप्रेक्ष्य की जब बात की जाए तो उसमें 73वें नंबर का संविधान संशोधन आपका शामिल किया जाता है। और इसका मुख्य मंतव्य होता है कि हमारे यहाँ पर बलवंत राय मेहता,
बलवंत राय मेहता। इन्होंने क्या किया है, 3 स्तर की जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था होती है, उस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया है, कंटिन्यू किया है। और इस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में आपने कई बार सुना होगा किसके बारे में, जिला परिषद, जिला के अलावा प्रखंड के बारे में, प्रखंड के अलावा ग्राम के बारे में। तो जिला, प्रखंड और ग्राम, इन तीनों स्तर को यहाँ पे व्यवस्थित किया। और इसी परिप्रेक्ष्य आपने सुना है कि हम क्या करते हैं, 11वीं अनुसूची को ऐड करते हैं, और 11वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल 29 विषय इस ग्रामीण व्यवस्था के लिए ऐड भी किए जाते हैं। अब कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो 73वां संविधान संशोधन होता है, ये कब होता है, तो ये 24 अप्रैल को होता है, 24 अप्रैल 1993। और इसी कारण से आपने देखा होगा 24 अप्रैल को हम अपने यहाँ पे क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस के रूप में भी आयोजित करते हैं। तो पंचायती राज दिवस का नाम ध्यान रखिएगा, यह 24 अप्रैल को आपका आयोजित किया जाता है। ऐसा नहीं है पंचायत हमारे यहाँ पर यही लागू किया गया, इसके पहले भी लागू था। ये अनुच्छेद 40 के अनुसार जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपने सुना होगा, इन्होंने नागौर नाम की एक जिले की बात की जाती है जो राजस्थान में पड़ता है, और राजस्थान के अंतर्गत उसी नागौर जिले के अंतर्गत एक गांव है बदकरी, जहां पे पहली बार इस व्यवस्था को क्या किया था, 2 अक्टूबर को शुरू भी किया था, 2 अक्टूबर सन 1959 को। हमारे यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई, तो ये ध्यान रखिएगा 1994 की जब बात की जाए तो ये व्यवस्था आपके यूपी के अंदर लागू कर दी गई थी। तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी इसके अंदर जो संविधान संशोधन वगैरह किए गए आप भी जानते हैं, अनुच्छेद 243 ए से लेकर के अनुच्छेद 243 ओ तक, ठीक है। तो यह आपका संबंध होता है। कहा जा रहा है कि इसे एक संविधान संशोधन के अंतर्गत ये जो समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, ऐसे शब्दों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। भारत के संविधान की जब बात की जाए तो भारत के संविधान में यह नाम प्रमुख रूप से, भारत के संविधान की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से, चलिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, ये सब शब्द जो होते हैं, अगर इनकी बात की जाए तो ये संविधान के अंतर्गत आपके जोड़े गए। खासा अगर देखा जाए तो इसके बारे में आपने कई बार सुना होगा, 42वां संविधान संशोधन। कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो ये कब किया गया, तो ये 1976 में किया गया।
1976 में ये 42वां संविधान संशोधन होता है। चूंकि इसमें कई सारे प्रावधान आपको देख मिलते हैं, जैसे ये काम तो किया ही किया गया। इसके अलावा आपने सुना भी होगा कि जब हम स्वर्ण सिंह समिति की बात करते हैं तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार खास करके इसके अंतर्गत क्या किया गया है, आप भी जानते हैं कि मूल कर्तव्य, इसको भी क्या किया गया है, इसमें आपका ऐड किया गया है। तो मूल कर्तव्य वगैरह भी क्या है, इसमें ऐड किए गए हैं। तो इसी कारण से आप जानते हैं कि इस 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी संविधान संशोधन के रूप में भी नाम देते हैं। तो मिनी संविधान संशोधन की जब बात की जाए तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के रूप में जाना जाता है, जिसके परिप्रेक्ष्य आप भी जानते हैं कि प्रस्तावना में चूंकि एक बार आपका क्या किया गया है, खास करके संविधान संशोधन हुआ है, तो प्रस्तावना में जो एक बार आपका संशोधन है वह कब है, तो वह आपके इसी 42वें संविधान संशोधन के अनुसार। तो कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो इसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता और अखंडता, ये सारे जो शब्द होते हैं ये इसके अंतर्गत आपके जोड़े गए। कहा जाता है कि बताइएगा कि हमारे यहाँ पर जस्ता, जस्ता एक बर्तन पर क्या है, विद्युत लेपन की विधि है। अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा? आज जस्ते की जब बात की जाए तो जस्ते को हम क्या करते हैं, खास करके विद्युत लेपन में इस्तेमाल करते हैं। और सामान्यतः आपने देखा होगा कि जैसे हमारी चम्मच वगैरह होती है ना, तो चम्मच वगैरह के ऊपर क्या किया जाता है, चम्मच चूंकि लोहे की बनती है तो उसमें मुर्चा लग जाता है, जंग लग जाती है। तो उस कारण से हम क्या करते हैं, उसको खास करके एक लिक्विड में दबा देते हैं, और जिस कारण से क्या होता है, उस मुर्चा या फिर जंग की जब बात की जाए तो वो इसमें नहीं लगने पाती है। अक्सर आपने देखा होगा जो स्टील वगैरह के बर्तन आते हैं, अगर उनके बात की जाए तो उनके संदर्भ को लेकर के इसका नाम हमें देखने मिलता है। ठीक है, तो इस परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या किया जाता है। अब आप भी जानते हैं कि विद्युत लेपन तो ऐसे होगा नहीं, ऐसा तो है ना, पेंट लगाना है उसमें। अगर इसकी बात की जाए तो उसमें चूंकि आपने विज्ञान की भाषा में सुना होगा, हमारे यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोड, और खास करके जब हम बात करते हैं कैथोड, तो ऐसे ध्रुव को जब बनाया जाता है तो वो क्या होते हैं, आपस में चिपकते हैं। और उसी संकल्पना की जब बात की जाए तो उसमें आपने धनात्मक और ऋणात्मक ऐसे तत्वों के बारे में भी सुना होगा। तो इस दशा की जब बात की जाए तो इस दशा में क्या होता है, तो शुद्ध शब्दों में आप कह सकते हो कि इसमें जो बर्तन होता है जिस पे हमें क्या करना है, लेप चढ़ाना है, उसको हम ऋण धूप के रूप में कनेक्ट करते हैं। और जो जस्ता होता है उसे क्या करते हैं, धन धूप के रूप में आपका कनेक्ट करते हैं। तो इस दशा में बर्तन चूंकि नेगेटिव है तो वो क्या करता है, तेजी से इसको अपने ऊपर चिपका लेता है। और जब ये चिपक जाता है तो उस दशा में क्या होता है, आप कह सकते हो कि जैसे चम्मच होती है तो इस चम्मच के ऊपर क्या होता है, एक लेपन आपका तैयार हो जाता है। और इस दशा में ये चम्मच जो होता है, ये आप कह सकते हो कि इसको हम शुद्ध तरीके से जंग रहित बना सकते हैं। तो जंग रहित रखने के लिए खासा हम क्या करते हैं, आप कह सकते हो कि विद्युत लेपन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका संबंध हमें देखने को मिल जाता है। इस परिपेक्ष में होता क्या है, इस परिपेक्ष में ये जो बर्तन होता है, तो बर्तन चूंकि अब निगेटिव हो गया तो इस दशा में क्या होगा, इस दशा में बर्तन के ऊपर ये जो धनात्मक आपकी क्या है, तत्व है, जिसको हम जस्ते के रूप में जानते हैं, तो जस्ता आके इस पे चिपक जाता है। तो जस्ते की जब बात की जाए तो जस्ता क्या होता है, इसकी परत को हम इसके ऊपर चपा लेते हैं। ठीक है, खासा अगर देखा जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कौन सी गैस ऐसी है जिसको हम नोबेल गैस के रूप में नहीं जानते हैं। आज अगर हम बात करें नोबेल गैस, तो नोबेल गैस के रूप में किसका नाम नहीं लिया जाता है। खासा अगर देखा जाए तो हीलियम, नियान, आर्गन या फिर आपके रेडान के रूप में कौन सी एक ऐसी गैस है, अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है नोबेल गैस। वैसे नोबेल गैस की जब बात की जाए तो नोबेल गैस मुख्यतः होते कौन कौन से हैं, तो नोबेल गैस की जब बात की जाए तो उसमें आपने कई बार नाम सुना होगा, जैसे हीलियम का नाम आता है, हीलियम, हीलियम के अलावा नियान, नियान के अलावा आपका आर्गन। तो इसमें कौन शामिल नहीं है, इसमें जो शामिल नहीं है तो आपका रेडान है। बाकी अगर देखा जाए तो इसके अलावा और भी कुछ गैस होते हैं, जैसे जेनान, जेनान के अलावा क्रिप्टान, जेनान, क्रिप्टान, अगर इनकी बात की जाए तो ये भी क्या हो जाते हैं, ये खास करके कुछ नोबेल गैस के रूप में जानी जाती हैं। और रेडान की जब बात की जाए तो रेडान क्या होगा, रेडान आपका इसमें कह सकते हो कि ये क्या होती है, ये आपकी नोबेल गैस नहीं होती है। शुद्ध रूप से अगर देखा जाए तो रेडान वायु में नहीं पाई जाती है, वायु में नहीं पाई जाती है। वैसे अगर हम बात करें हमारे एनवायरनमेंट के अंतर्गत,
तो इन्वायरमेंट में जो सर्वाधिक मात्रा में गैस पाई जाती है अर्थात वायुमंडल के रूप में, तो वायुमंडल में आपने सदैव सुना होगा किसके रूप में? नाइट्रोजन। आज नाइट्रोजन की बात की जाए तो करीब करीब 78% नाइट्रोजन हमें देखे मिलती है। फिर आपके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है और इसके बाद आप कह सकते हो ऑक्सीजन वगैरह की जब बात की जाए तो इसकी मात्रा हमें दिख मिलती है। तो आज इन्वायरमेंट की जब बात की जाए तो उसमें क्या होता है, उसमें आपके खास करके अगर देखा जाए तो उसमें कुल मिला जुला के नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड तीसरे नंबर पे, ठीक है, ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे। ऑक्सीजन की जब बात की जाए तो ये करीब करीब 18%, और फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड की जब बात की जाए तो 0.03% ये क्या होती है, ये आपको दिख मिलती है। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा आपकी क्या होती है, खास करके नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अलावा क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके संबंध में अगर देखा जाए तो बाकी जो तत्व होते हैं उनमें खास करके आप कह सकते हो कि जल वाष्प वगैरह क्या होते हैं, अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जल वाष्प वगैरह की जब बात की जाए तो ये अच्छी खासी मात्रा में इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इन सारे संदर्भों को हम इसमें देख पाते हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो फिर आपका नोबेल गैस, और नोबेल गैस के अंदर हीलियम, जेनान, नियान, आर्गन, क्रिप्टान ये सारे पाए जाते हैं। रेडान तत्व को ध्यान रखिएगा, रेडान आपके एनवायरमेंट में नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है जो हार्मोन के रूप में जाना जाता है। अगर इसकी बात की जाए तो इसे हम क्या नाम देते हैं, आरएनए, इनवर्टेज, इंसुलिन या फिर एस्कोर्बिक एसिड। कौन सा एक ऐसा तत्व होता है जिसको हम किसके रूप में जानते हैं, खास करके यहां पर हार्मोन के रूप में जानते हैं। कौन सा एक ऐसा तत्व है जिसको हम हार्मोन के रूप में जानते हैं। तो शायद इसके बारे में हमने कल चर्चा भी किया था। हार्मोन की जब बात की जाए तो ये क्या होती है, इंसुलिन। इंसुलिन की जब बात की जाए तो ये निकलती कहां से है, तो आपने अग्नाशय का नाम सुना था। अग्नाशय की जब बात की जाए तो अग्नाशय से खासा आपने सुना भी होगा, यहाँ पे लैंगर हैंस की दीपिकाएं, लैंगर हैंस की दीपिकाओं की जब बात की जाए तो इसके माध्यम से क्या होता है, इसका उद्गम माना जाता है। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो अग्नाशय के परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो कि ये जो लैंगर हैंस की दीपिकाएं होती हैं, अगर उनकी बात की जाए, अगर उनकी बात की जाए तो उनके संदर्भ में क्या होता है, यह नाम हमें देखने को मिलता है। खासा अगर देखा जाए तो इसका क्रम प्रमुख रूप से हो जाता है। तो आज के बिंदु की जब बात की जाए तो यहाँ पे लैंगर हैंस की दीपिकाओं के माध्यम से इसका एक प्रमुख उत्पादन आपको देखने को मिल जाता है। इस बिंदु की जब बात की जाए तो इस बिंदु को लेकर के ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लैंगर हैंस की दीपिकाओं और इंसुलिन की जब बात की जाए तो इसके माध्यम से व्यक्ति में क्या होता है, मधुमेह की कमी हो जाती, मधुमेह नाम की बीमारी होती है जिसको हम शर्करा के परिप्रेक्ष्य देख पाते हैं, या शुद्ध रूप से आप कह सकते हो कि उसे हम शुगर रोगी के रूप में समझ जाते हैं। तो मधुमेह नाम की एक बीमारी क्या होती है, आपके इंसुलिन के कम श्रवण के कारण क्या होती है, देखे मिलती है। एक नाम है कि विकास का कारक हमें देखने को मिलता है, फॉसिल पदार्थ, जीने के लिए संघर्ष, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन या फिर आपके वंशागति। कौन सा एक ऐसा तत्व है जो इसमें प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलता है। हमारे यहां पर एक ऐसा तत्व जिसको हम किस रूप में देख पाते हैं, खास करके विकास के परिप्रेक्ष्य देख पाते हैं। विकास के परिप्रेक्ष्य की जब बात की जाए तो विकास के परिप्रेक्ष्य इसका नाम देखा जाता है। तो कौन सा एक ऐसा तत्व है जिसको हम क्या देखते हैं, विकास के परिप्रेक्ष्य देख पाते हैं। तो विकास के लिए किसका नाम आता है, तो विकास के लिए एवोल्यूशन की जब बात की जाए तो उसके परिप्रेक्ष्य आपने देखा भी होगा, खास करके जो संकल्पना आपको देख मिलती है, अगर उसकी बात की जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन के रूप में जानते हैं। एक्चुअली आपने सुना भी होगा हमारे यहाँ पर एडाप्टेशन, मतलब जैसे कोई एक हमारे पूर्वज हैं जिनमें कुछ गुण रहा होगा, वह आगे चलते चले जाते हैं तो उनमें उनके गुण क्या होते हैं, आपके दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। जैसे रंगों की बात की जाए, जैसे बालों के कलर की बात की जाए, हाइट की बात की जाए, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो अनुकूलन होती है वह इस परिप्रेक्ष्य आपको देख मिलता है। कहा जा रहा है क्लोरोफिल नाम की एक धातु होती है, उसमें कौन सा आयन आपका पाया जाता है, कौन सा एक ऐसा आयन होता है जो क्लोरोफिल के अंतर्गत पाया जाता है। क्लोरोफिल खासा अगर देखा जाए तो इसका तंत्र हमें देखने को मिलता है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन आपका पाया जाता है, तो इस बिंदु की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। हमारे शरीर में लोहा कहाँ मिलता है, तो आपने कई बार सुना होगा हीमोग्लोबिन में। ठीक है, हीमोग्लोबिन की जब बात की जाए तो उसमें आपका लोहा पाया जाता है।
हमारे शरीर की जब बात की जाए तो कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? तो कैल्शियम आपने कई बार सुना होगा। कैल्शियम की जब बात की जाए तो ये आपके एक तो हड्डी में पाया जाता है, और हड्डी के अलावा अगर देखा जाए तो जो दांत होते हैं उसमें आपको देखने मिलता है। हड्डी और दांत की जब बात की जाए तो उसमें इसका तत्व आपको देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो फिर हमारे यहाँ पे क्लोरोफिल नाम का तत्व जो पाया जाता है वह किस में पाया जाता है? तो आज इसके संबंध की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। जो मैग्नीशियम नाम के एक तत्व की बात की जाती है तो मैग्नीशियम आपके क्लोरोफिल में पाया जाता है। हालांकि सामान्यतः आपने क्लोरोफिल के बारे में देखा भी होगा, ये पौधों के अंतर्गत क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है, जो फोटोसिंथेसिस करने का एक विशेष प्रोसेस अपनाता है। शक्करों में सबसे मीठी है। एक्चुअली आप भी जानते हैं जो शुगर होती है, अगर इन शुगर की बात की जाए तो शुगर भी अलग अलग क्वालिटी की होती हैं। अब उसमें देखा जाए तो जो सबसे मीठी मानी जाती है उसे हम किस एक नाम से देख पाते हैं? शक्कर के परिपेक्ष में जो सबसे मीठी मानी जाती है, अगर इसकी बात की जाए तो उसका नाम क्या होता है? तो सीधे शब्दों में आप कह सकते हो इसका नाम ही होता है सुक्रोज। अगर हम सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज जो होती है वह सबसे मीठी मानी जाती है। सबसे मीठी की जब बात की जाए तो सुक्रोज को माना जाता है। और इस परिप्रेक्ष्य में आपने सुना होगा जो शुगर के रोगी होते हैं अर्थात मधुमेह वाले, तो मधुमेह रोगियों की जब बात की जाए तो उनके अंतर्गत क्या होता है, पेशाब के रास्ते खास करके क्या हो जाता है, यह आपका शुगर बाहर निकल जाता है। तो उनके शरीर में क्या होती है, इसकी कमी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो उस पेशाब में क्या होती है, जब इनकी अधिक मात्रा देखने मिलती है तो उस दशा में क्या होता है, उनको हम शुगर रोगी के रूप में जान पहचान पाते हैं। ग्लूकोज आप भी जानते हैं, ये इंस्टेंट आप कह सकते हो एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और शुद्ध रूप से अगर देखा जाए तो जो हमारे अंगूर होते हैं, अंगूर की जब बात की जाए तो अंगूर में क्या होता है, यह ग्लूकोज की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। अंगूर की जब बात की जाए तो अंगूर में क्या होता है, इसका अच्छा खासा मात्रा पाया जाता है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक तत्व आता है, कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो एक मुख्यालय है अगर उसकी बात की जाए तो यह प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो एक मुख्यालय है अगर उसकी बात की जाए तो यह प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। खासा अगर देखा जाए तो इसका नाम प्रमुखता से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। आज अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध हमें देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलता है। आज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जब बात की जाए तो इसका संबंध प्रमुख रूप से हो जाता है। खासा आप भी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो क्या करता है, जिसको हम एक तरीके से कह सकते हो कि न्यायालयों का भी न्यायालय है। मतलब आप कह सकते हो कि ये बड़े स्तर का एक न्यायालय है। और इसकी जब बात की जाए तो इसका संदर्भ आपने कई बार सुना होगा कहाँ पे स्थित है, तो यह द हेग के अंतर्गत आपको देख मिलता है। एक्चुअली आपने एक संस्था सुना होगा यूएनओ, तो यूएनओ की जब बात की जाए तो उसके 6 अंग आपने सुन रखे होंगे जो अलग अलग क्षेत्रों के लिए कार्य करते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो कि यूएनओ के जब हम 6 अंगों की बात करते हैं तो उसी के अंतर्गत क्या होता है, यह नाम आपको देख मिलता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसके परिप्रेक्ष्य आपने नीदरलैंड का नाम सुना है। तो नीदरलैंड में क्या है, इसका मुख्यालय आज हमें देख मिलता है। एक नाम है कि महात्मा बुद्ध। आज महात्मा बुद्ध की बात की जाए तो उनको परिनिर्वाण कहां पे प्राप्त हुआ, तो महात्मा बुद्ध के परिणाम की जब बात की जाए तो लुम्बिनी की जब बात की जाए तो यहाँ पे जन्म हुआ, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और अगर देखा जाए तो कुशीनगर में इनको क्या हुआ है, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ है। कपिल वस्तु की जब बात की जाए तो कपिल वस्तु के जो राजा थे, खास करके जिनके पिता का नाम आता है सुद्धोधन, तो सुद्धोधन के घर में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। मुख्यतः अगर देखा जाए तो जो लुम्बिनी नाम का लोकेशन है, लुम्बिनी जंगल, बताया जाता है कि ये कपिल वस्तु जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध के द्वारा अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस एक स्थान पे दिया गया, तो अभी हमने चर्चा किया कि लुम्बिनी में तो इनका जन्म है। और अगर देखा जाए तो बैठसाली में ये कुछ समय के लिए कह सकते हो उपदेश वगैरह दिए थे, यहाँ पर घूमे गए थे। ठीक है, पाटलिपुत्र से इनका संबंध नहीं है। सारनाथ की जब बात की जाए जो आज आपके बनारस के परिप्रेक्ष्य देख मिलता है, तो बनारस के ही परिप्रेक्ष्य क्या है, यह सारनाथ का लोकेशन ध्यान रखिएगा जहां पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। और पहले उपदेश की जब बात की जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, शुद्ध शब्दों में, क्योंकि यहां से बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है तो इसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन की भी संज्ञा देते हैं। जहाँ पे आपने सुना होगा 5 इनके जो साथी मित्र थे उनको इन्होंने उपदेश दिया। और ये लोकेशन कहाँ से समित है, तो ये मूलगंध कुटी बिहार है। ठीक है, मूलगंध कुटी बिहार की जब बात की जाए तो वहां से इसका संबंध आपको देखने मिल जाता है। ठीक है, तो इन सारे संदर्भों को ध्यान रखिएगा। बाकी आज के सेशन को अब हम यहीं विराम देते हैं
और रही बात इस क्लास के पीडीएफ की, तो क्लास की पीडीएफ आप भी जानते हैं कि आपको टेलीग्राम का जो चैनल है उसके माध्यम से प्राप्त हो जाता है। और बाकी कोई विषय वस्तु होता है, बाकी कोई संकल्पना होती है तो उसे भी बताने की कोशिश करेगा। पुनः अभी आपके 6 बजे से यूपी जीके वाली क्लास होगी, तो उसके अंदर आपका मुलाकात होगा हमारे साथ, जहाँ पे हम कुछ एक मंतव्यों, कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को आधारित करते हुए क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के विषय बंद को यहीं तक विराम देते हैं। मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में। आप सब जुड़े, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही क्रम में अपना प्यार बनाए रखिए। कोशिश ये करिए कि इस सेशन को लाइक करते हुए अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करें। और चैनल पे अगर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाएं। ठीक है, चलिए तो फिर आज के संदर्भ को अब हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अपनी 6 बजे वाली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।